हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज डाइक्लोफेनाक सोडियम। दोस्तों, जैसा कि तुम लोग सब जानते हो, डाइक्लोफेनाक सोडियम अपने जो मेडिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है ये। चाहे कोई जनरल प्रैक्टिशनर हो, चाहे कोई बड़ा हॉस्पिटल सेटअप हो, सब जगह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनाक सोडियम और वोवेरान इंजेक्शन, और इवन टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम इंडिकेशन, इसके क्या डोज है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो डाइक्लोफेनाक सोडियम है इट इज एराइल एसिटिक एसिड डेराइवेटिव। जो एराइल एसिटिक एसिड डेराइवेटिव है, इट्स एफिकेसी सिमिलर टू नेप्रोक्सेन, इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इट हैज शॉर्ट लास्टिंग एंटी प्लेटलेट एक्शन। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो डिक्लोफेनाक इंजेक्शन है, वोवेरान इंजेक्शन है, ये एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होती है इसकी। इट हैज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। जैसा कि हमने पढ़ा था, पैरासीटामोल एंटी इन्फ्लामेटरी जो उसकी प्रॉपर्टीज है बहुत कम होता है उसमें, लेकिन डाइक्लोफेनाक सोडियम के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। इट इज एन इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज and its potency is substantially greater than that of इंडोमिथासिन एंड नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन और इंडोमिथासिन से भी ज़्यादा इसकी पोटेंसी होती है। तो दोस्तों, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आगे देखते हैं। अगर दोस्तों हम इंडिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये एनाल्जेसिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो दोस्तों, इसी से समझ में आ जाना चाहिए आपको, जितनी भी ऐसी कंडीशंस बॉडी में जिनके अंदर इन्फ्लामेशन भी है और अपने को पेन कंट्रोल भी करना है, वहाँ सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग डिक्लोफेनाक ही होगी। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब इन्फेक्शन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लो बैक पेन, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, पेरी आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर हो किसी को, टेंडिनाइटिस हो, टीनोसाइनोवाइटिस हो, बर्साइटिस हो, स्प्रेन हो एंड डिसलोकेशंस हो, उससे रिलेटेड जो भी पेन एंड इन्फ्लामेशन होगा उसको दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो जितनी भी बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन एसोसिएटेड विद पेन है उनमें दोस्तों ये ड्रग ऑफ चॉइस की तरह वर्क करता है। पेनफुल पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस एंड पेन फॉलोइंग डेंटल सर्जरी, पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इन गायनेकोलॉजी, कहीं भी जहाँ इन्फ्लामेशन है, पेन है, सारी कंडीशन में दोस्तों ये ड्रग ऑफ चॉइस की तरह वर्क करता है। दोस्तों, अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भी इवन हर फॉर्म में दोस्तों डाइक्लोफेनाक अवेलेबल होता है। सबसे पहले टैबलेट फॉर्म में 25 एंड 50 मिलीग्राम की इसकी प्लेन टैबलेट आती हैं, 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की इसकी SR सस्टेन रिलीज टैबलेट इसकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कैप्सूल की बात करें दोस्तों तो 100 मिलीग्राम क्रॉनिक रिलीज इसके जो कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इंजेक्शन दोस्तों 3 ml की एम्प्यूल आती है जिसके अंदर 25 मिलीग्राम पर ml के इसमें डिक्लोफेनाक होता है। ईयर ड्रॉप्स की बात करें दोस्तों तो टॉपिकल सॉल्यूशन आता है इसका 0.1%। उसको अपन कभी भी आंख में इंजरी हो या ईयर में इंजरी हो या कोई कान में इंजरी हो तो दोस्तों इसको डाल सकते हैं अपन। सपोजिटरी फॉर्म जिसको अपन रेक्टल फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। 25, 50 एंड 100 मिलीग्राम की इसकी सपोजिटरीज आती हैं और जेल फॉर्म में भी दोस्तों ये 1% जेल फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करें, सबसे पहले दोस्तों ओरल डोज 100 to 150 मिलीग्राम डेली इन 2 to 3 डिवाइडेड डोज, BD और TDS डोज में इसको दे सकते हैं। टोटल डेली डोज इसकी 100 to 150 मिलीग्राम है दोस्तों। मैक्सिमम 150 मिलीग्राम पर डे इसका दे सकते हैं अपन। मेंटेनेंस की बात करें दोस्तों, मेंटेनेंस बाई 50 to 100 मिलीग्राम इन डिवाइडेड डोज। तो इसका जो मेंटेनेंस डोज है वो 50
200 मिलीग्राम डिवाइडेड डोज की के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर की इंजेक्शन की बात करें दोस्तों तो 75 मिलीग्राम, क्योंकि इसका 3 ml का एम्प्यूल आता है जिसके अंदर 25 मिलीग्राम पर ml होता है, तो अपन इसको 2 to 3 टाइम्स डेली दे सकते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों तो एडल्ट में अप्लाई 1% जेल ऑन टू अफेक्टेड एरिया 3 to 4 टाइम डेली। आंख के अंदर मैंने जो बताया था टॉपिकल सॉल्यूशन जिसको आता है पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन हो और वहां पेनफुल हो तो दोस्तों अपन इसको आंख में डाल सकते हैं। एडल्ट के अंदर एज सोडियम 4 टाइम्स डेली स्टार्टिंग 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी अप टू 28 डेज। दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं अपन आफ्टर सर्जरी टॉपिकल सॉल्यूशन फॉर्म में। अगर दोस्तों हम रेक्टल की बात करें, सपोजिटरी की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन अगर किसी को है एडल्ट में 75 to 150 मिलीग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वही जो मैक्सिमम डोज है इसका 150 मिलीग्राम पर डे इंक्लूसिव ऑफ डिक्लोफेनाक एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू अदर रूट्स। उस टोटल जो डेली डोज है 150 मिलीग्राम डेली है, चाहे हम उसको रेक्टल फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे उसको IM दे रहे हैं, चाहे उसको टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं। दोस्तों चिल्ड्रंस की बात करें दोस्तों तो 6 to 12 ईयर्स में इसको दे सकते हैं। उसमें इसकी डोज 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डे एंड डिवाइडेड डोज मैक्सिमम इसको 4 डेज तक दे सकते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक अल्सर करता है तो बच्चों में इसको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों तो पोरफायरिया अगर किसी को है तो दोस्तों इसको नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डिक्लोफेनाक। अगर किसी को छोटा बच्चा है, नियोनेट्स है, तो दोस्तों अवॉइड इंजेक्शन कंटेनिंग बेंजाइल अल्कोहल इन नियोनेट्स। तो ऐसे जो बच्चे हैं नियोनेट्स हैं उसमें जो बेंजाइल अल्कोहल अगर किसी इंजेक्शन के अंदर आता है तो अवॉइड करना चाहिए। तो डाइक्लोफेनाक जो इंजेक्शन है वो भी बेंजाइल अल्कोहल उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसको इसमें यूज नहीं करते हैं। हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीडिंग एंड परफोरेशन, किसी को ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सर हो, ब्लीडिंग हो, परफोरेशन हो तो दोस्तों ऐसे केस में डिक्लोफेनाक यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसका भी खुद का भी साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग गैस्ट्रिक ब्लीडिंग करवाना, गैस्ट्रिक इरिटेशन करना। एडिशनल कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड कंकमिटेंट NSAID और एंटीकोएगुलेंट यूज इंक्लूडिंग लो डोज हेपेरिन। तो दोस्तों जब भी अपन डाइक्लोफेनाक दे रहे हैं तो एंटीकोएगुलेंट यूज नहीं करना है उसके साथ में, इवन हेपेरिन को भी यूज नहीं करना है। हिस्ट्री ऑफ हेमरेजिक डायस्थेसिस, हिस्ट्री ऑफ कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड सेरिब्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग, ऑपरेशन विद हाई रिस्क ऑफ हेमरेज, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को अस्थमा है तो उसमें डाइक्लोफेनाक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मॉडरेट टू सीवियर रीनल इंपेयरमेंट में भी दोस्तों और हाइपोवोलीमिया और डिहाइड्रेशन के केस में भी डाइक्लोफेनाक नहीं देना है। तो दोस्तों ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये आपको याद रखने। प्रिकॉशन की बात करें दोस्तों तो NSAID शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन एल्डरली। जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनमें कॉशन के साथ यूज करना है, क्योंकि उनके अंदर सीरियस साइड इफेक्ट एंड फैटेलिटीज हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में भी दोस्तों इसको कॉशन के साथ यूज करना है। पेशेंट विद कोएगुलेशन डिसऑर्डर किसी को है, हेपेटिक रीनल एंड कार्डियक इंपेयरमेंट है, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीजन है दोस्तों, तो भी इसको बहुत ही कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों इंजेक्शन साइट रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन में जो अपन डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन IM लगाते हैं तो वहाँ इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है, ट्रांसिएंट एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक इवेंट हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है, एबनॉर्मलिटी इन किडनी फंक्शन, किडनी डैमेज करता है इसलिए एबनॉर्मलिटी इन किडनी फंक्शन भी हो सकता है। स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो स्टोरेज को हमेशा स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, कोई सेम जो बाकी अदर। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों तो ड्रग इंटरेक्शन इसके इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ लिथियम एंड डिजॉक्सिन और लिथियम के ब्लड लेवल को ये बढ़ा देता है, इसलिए जब भी लिथियम और डिजॉक्सिन अगर यूज कर रहे हैं तो साथ में डिक्लोफेनाक दे रहे हैं तो दोस्तों लिथियम और डिजॉक्सिन को लो डोज में यूज करना है अपने को। इनहिबिट डायूरेटिक्स बट पोटेंशिएट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो जो डायूरेटिक्स हैं उनकी
जो एक्शन है उसको ये इनहिबिट करता है, बट पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स है उनकी जो एक्शन है उसको ये दोस्तों पोटेंशिएट करता है, बढ़ा देता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट ड्रग रिएक्शन है दोस्तों। मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी एनहांस्ड, मेथोट्रेक्सेट से होने वाली टॉक्सिसिटी को ये डाइक्लोफेनाक बढ़ा देता है। तो जब भी हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में या ये मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं तो उनके साथ डाइक्लोफेनाक को अवॉइड करना चाहिए। तो अभी दोस्तों हम देखेंगे डिक्लोफेनाक का पैरासीटामोल के साथ काफी कॉमनली यूज्ड मार्केट में कॉम्बिनेशन फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो इसके क्या क्या यूज हैं और थोड़ा इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। डिक्लोफेनाक सोडियम कंबाइंड वेल विद पैरासीटामोल टू गिव पोटेंट एनाल्जेसिक रिलीफ इन कंडीशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि जो पैरासीटामोल है ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है और साथ में डिक्लोफेनाक एंटी इन्फ्लामेटरी है और एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी तीनों है इसके अंदर। तो दोस्तों जहां बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इंटरवर्टिबल डिस्क सिंड्रोम, सियाटिका, नॉन आर्टिकुलर रूमेटॉइड कंडीशंस, पोस्ट ऑपरेटिव एंड ट्रॉमेटिक इन्फ्लामेशंस, पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इन गायनेकोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री, एक्यूट गाउट, इन सारी कंडीशंस में बहुत ही कॉमनली अपन यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी डोजेज की बात करें तो 1 टैबलेट TDS देते हैं इसको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं, अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। आप अगर मेरे को मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छे भी वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।